देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंद डायनेस्टी। नाम देखिएगा, नंद डायनेस्टी, नंद वंश, ठीक ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंद डायनेस्टी। देखिए देखिए, नंद डायनेस्टी आज ये आपका देखिए है क्या नंद वंश। इसके पहले आपने पढ़ा था, कई सारे वंश इसके पहले आपने पढ़ा कि आज का जो टॉपिक है नंद वंश का है। नंद वंश का जो सबसे बड़ा जो राजा था उस समय कौन था? सबसे बड़ा राजा उस समय कौन था? धनानंद। ठीक, ये नंद वंश का सबसे बड़ा राजा था, ठीक है। मगध महाजनपद का सबसे बड़ा राजा नंद वंश में धनानंद था। नंद वंश की स्थापना किसने किया है? महापद्मनंद ने किया था, ठीक ना। बाद में महापद्मनंद का बेटा था धनानंद, ये नंद वंश का सबसे बड़ा मतलब राजा बना। तो ये जो धनानंद था बच्चों, ये एक प्रकार से मतलब ना, ये जैसे एक शराबी राजा। शराबी राजा का मतलब ये है जैसे पीने वाला राजा, पीकर टाइप का, बहुत योग्य राजा नहीं था, बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा सम्राट, लेकिन सब इसके पिता की देन थी। ये बहुत पीने वाला राजा। ये मगध महाजनपद के उस समय सबसे बड़ा राजा था। जैसे हमारा मान चलते आप भारत का छोटा सा नक्शा बना के आपको उसमें इंडिकेट करके बताते हैं। ये आपका मगध महाजनपद एक पूरा ऐसे बड़े में था, तो ये था मगध महाजनपद, ठीक ना। उस समय धनानंद ने अपने मगध की जो राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र, ठीक ना। पाटलिपुत्र को इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था धनानंद ने। तो क्या हुआ था बच्चों कि यहाँ पे उस समय यूनान देश का रहने वाला सिकंदर, जिसके अंदर पूरे विश्व को जीत लेने की जिज्ञासा थी, वह जो है लगभग कंट्री को जीतते हुए आ गया। तो लगभग कंट्री को जैसे यहाँ पे आपकी कंट्रियां कुछ आती है, जैसे यहाँ पे आता है कंबोज है, ठीक। और यहाँ पे है आपका तक्षशिला है, तक्षशिला। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ का सिंध का जो राजा था बच्चों था पूरब। सिंध का राजा कौन था? पूरब। और जो तक्षशिला का राजा था उसका नाम था अम्भी। तक्षशिला का राजा कौन था? अम्भी, ठीक है। तो सिकंदर आ रहा था। देखिए बच्चों, सिकंदर को पूरे विश्व को जीत लेने की जिज्ञासा है। तो सिकंदर जो है इधर ईरान इराक पड़ता है, इसको जीतते हुए आ रहा था। तो सिकंदर जब आया तो यहाँ पे कंबोज पे अटैक किया, आक्रमण किया, इस पर आक्रमण किया। सिकंदर ने जब इस कंबोज पर आक्रमण किया तो इस कंबोज को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से कंबोज को, और करके पूरा एकदम कब्जा ले लिया, पूरी जमीन को कब्जा कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसका अगला अटैक था तक्षशिला पे। इसने अगला अटैक किया तक्षशिला पे। तो तक्षशिला की एक आचार्य थे, तक्षशिला के आचार्य, उनका क्या नाम था? चाणक्य। तक्षशिला के जो आचार्य थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने सोचा कि सिकंदर के अंदर पूरे विश्व को जीत लेने की सवाल है। सिकंदर जैसे कंबोज जीत लिया वैसे ही तक्षशिला को भी जीत लेगा। तो तक्षशिला का जो राजा था बड़ा डरपोक था, अम्भी उसका नाम था, अम्भी, बहुत डरपोक राजा था। तो क्या हुआ था कि आचार्य चाणक्य यहाँ निकल गए, और ये आचार्य चाणक्य यहाँ तक्षशिला से निकल चुके, निकल करके आ रहे थे। ये कहाँ पे पता है? मगध में आ रहे थे। यहाँ का जो राजा था उसमें कौन था? यहाँ का राजा धनानंद। धनानंद से अपने क्षेत्र का बचाव करने के लिए ये आ रहे थे। कहाँ पे? पाटलिपुत्र यानी मगध में आ रहे थे। तो क्या हुआ, किसी बीच सिकंदर ने तक्षशिला पे अटैक किया, और जो यहाँ का राजा अम्भी था, अम्भी इतना डरपोक राजा था कि सिकंदर के सामने अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया। डर करके अधीनता सिकंदर की स्वीकार कर लिया। कहा कि मतलब कि इसके अंदर साहस नहीं था युद्ध करने का। सिकंदर की सेना को देख के एकदम भयभीत हो गया, और इसने बिना युद्ध किए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये हार गया, तो तक्षशिला किस पर कब्जा हो गया? सिकंदर का कब्जा हो गया। अब अम्भी जो सिकंदर के कहने पर काम करने लगे कि अब तो हार तो गए हैं, अधीनता स्वीकार कर लिए। तो अम्भी ने ये सूचना दिया कि बगल में महाराज एक क्षेत्र और में सिंध है, उसके राजा पोरस है, उनको भी हरा दीजिए। सोचिए, ये काया तो हार गई, उनको भी हराना चाह रहा है।
यही खराबी होती है हमारे भारतीय राजाओं की, यही सब खराबी थी। तो सिकंदर ने अम्बी के कहने पर अम्बी ने सारी सूचना सिकंदर को बताया पोरस के बारे में। तो सिकंदर ने अम्बी के साथ पोरस पे अटैक किया, युद्ध किया, और पोरस ने हार नहीं माना, पोरस ने भी अटैक किया, युद्ध किया, पोरस ने भी मतलब अपनी पूरी क्षमता से युद्ध किया। लेकिन सिकंदर की सेना के सामने पोरस को हार जाना पड़ा, और फिर उसके बाद सिकंदर के जो सैनिक थे पोरस को रथ से घसीटते हुए लाए सिकंदर के सामने। सिकंदर ने कहा कि पोरस तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पोरस ने कहा महाराज मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है कि हम आपके सामने घुटने टेक दे, आप मेरा सर काट दीजिए, हम जिएंगे तो शेर की तरह जिएंगे, नहीं जिएंगे, क्योंकि हम एक राजा है। तो सिकंदर इसकी बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुआ। अच्छा, सिकंदर की पत्नी थी, सिकंदर की पत्नी का नाम है रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी का क्या नाम है? रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी की यह चीज देख के बहुत खुश हुई। तो सिकंदर ने क्या कहा? सिकंदर ने कहा ठीक है। सिकंदर उसकी बहादुरी को देखकर खुश हुआ और उसने उसके साम्राज्य को वापस कर दिया। कहा कि देखिए पोरस, जो तुम्हारा साम्राज्य ने जीता है वो हम तुमको वापस करते हैं, तुम्हारी बहादुरी से खुश होकर के, ठीक। और इसकी जो पत्नी थी रेक्सोना, ये पोरस को अपना भाई बना लिया। इसने पोरस को जो है राखी बांधा, इसने कहा कि इसने अपना भाई पोरस को बना लिया, ठीक। और फिर उसके बाद सिकंदर जो है, सिकंदर ने एक बात पोरस से कहा। सिकंदर ने कहा ऐ पोरस, तुम मुझसे हार चुके हो, ठीक। अब जब तुम मुझसे हार चुके हो तो अब तुमको हमारे कहने अनुसार काम करना पड़ेगा। हम तुम्हारा राज्य वापस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम एक बहादुर राजा हो इसके नाते, लेकिन तुम्हें हमारे अनुसार करना है, हम जो कहेंगे वही तुम करोगे। तो पोरस ने कहा ठीक है, देखिए कोई भी राजा अगर हार जाए और उसके साम्राज्य को वापस कर दी जाए तो लगभग व्यक्ति जो है समझौता कर लेता है जो है। तो पोरस ने वैसे किया। पोरस ने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं कि आप कहिए जो करना। तो सिकंदर, पोरस और अम्बी तीनों मिल करके सिकंदर ने कहा कि हम जो है भारत पर अटैक करेंगे, हम जो है भारत के मगध महाजनपद पर अटैक करेंगे, वहां का राजा धनानंद है, ठीक है। तो सिकंदर की ये योजना थी हम भारत पर अटैक करेंगे। तो उस समय चाणक्य गए थे यहाँ पे मगध महाजनपद में, धनानंद को इसकी सारी सूचना देने। सिकंदर आ रहा है भारत में अटैक करने के लिए, आप उसे रोकी महाराज, नहीं पूरे भारत को जीत ले जाएगा। अब जैसे चाणक्य आया यहाँ पे पाटलिपुत्र में, जैसे आए तो पाटलिपुत्र में ही अब जैसे भारत के जितने बड़े बड़े नेता हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, लीडर होते हैं, बड़े बड़े सब नेता सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो वैसे मगध की जो राजधानी थी उसमें क्या पाटलिपुत्र थे, तो धनानंद पाटलिपुत्र में ही रहता था। तो वहां पे आचार्य चाणक्य पहुंचे। जब वहां आचार्य चाणक्य पहुंचे तो धनानंद से देखिए, धनानंद उस समय पीयू करके बैठे। तो जब आचार्य चाणक्य वहां पहुंचे तो धनानंद से ये बात कहना शुरू की, कहे कि महाराज आपके साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सिकंदर अपनी पूरी सैन्य सहित आया है और भारत पे आक्रमण करना चाहता है। यदि वह आक्रमण करेगा तो जीत मिलेगा, इतना साहस है उसमें, क्योंकि वह कई उस समय कई प्रांतों को जीत चुका है, कई देशों को जीत चुका है, और अगला अटैक भारत पर ही है। तो सिकंदर, तो धनानंद ने कहा कि हमारे राज्य में कोई हमारे रहते हुए कोई हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, है इसमें निशाना। तो ये कहने लगे। तो उस समय जो है वो मतलब एक नशे में था, मतलब पिया हुआ था, ड्रिंक किया था। तो उसने कहा, ये धनानंद ने कहा कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चाणक्य को जो है हमारे वहां से बाहर उठा करके। तो 2-3 सैनिक है उनको पकड़ कर उठा कर लेकर गए वहां के बाहर फेंक दिया। और जैसे बाहर फेंके तो पहले जो आचार्य रहते थे उनके पास चोटी होती थी, चोटी। तो चोटी पहले मतलब कटवाते नहीं थे, बड़ा सीधा जैसा ऐसे पत्थर आता था। तो जब उनको बाहर फेंके तो उनकी चोटी खुल गई, और जब खुल गई तो उन्होंने उसी समय इस मगध की धरती पे कसम खाया कि जब तक इस नंद वंश का पूरी तरीके से विनाश नहीं कर देंगे, इस नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक मैं अपने सीखों को बांधूंगा नहीं। और उसी समय वो जब वापस लौट रहे थे, इसी पाटलिपुत्र के क्षेत्र में एक चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का एक खेल के मैदान में राजा बनने का नाटक करता था। तो इन्होंने देखा तो बुलाया गया, इधर
उस लड़के को बुलाए जो राजा का नाटक कर रहा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त। तो जब बुलाए कहीं ये बताओ तुम सच में राजा बनना चाहते हैं? उसने कहा हाँ महाराज, राजा बनना कौन नहीं चाहता है। तो चाणक्य ने कहा कि देखिए चंद्रगुप्त, हम जो बात कहेंगे वो तुम करोगे? कहेंगे महाराज आप जैसा कहेंगे वैसे कहेंगे, आप कहिए तो सही क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि देखो चंद्रगुप्त, यहाँ से सिकंदर ने कम्बोज तक्षशिला को जीत चुके हैं, ठीक। और यहाँ पे एक पड़ता है ब्यास नदी। ये कौन सी नदी है? ये है बच्चों ब्यास नदी। ये कौन सी नदी है? ब्यास। अब सिकंदर जो है इस ब्यास नदी को पार करके भारत में एंट्री करेगा, भारत पर अटैक करने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जा करके, तुम्हें यहाँ से जा करके इसको जो है भारत में आने से रोकना है। यानी ब्यास नदी पार करके यहाँ पे जाओ, क्षेत्र में जाओ, और यहाँ पे सिकंदर की जो सेना है उसमें भ्रम फैला दो कि भारत देवी देवताओं वाली भूमि, अगर तुम यहाँ अटैक बिना बताए करोगे तो तुम सब के सब इसी नदी में डूबकर मर जाओगे। किसी का आंख फूट जाएगा, कोई नदी में डूब जाएगा, कहीं नाव ही नदी में डूब जाएगी, मतलब कोई ना कोई अशुभ घटनाएं हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त ने कहा ठीक है। तो रात के यानी कि शाम के समय, रात के समय में चंद्रगुप्त जो है यहाँ से चंद्रगुप्त गया, यहाँ ब्यास नदी पार करके इसके अंदर गया, यानी कि सिंध तट का यहाँ पर उसकी सेनाएं लगी थी सिकंदर की, तो इसी तरह था। हालांकि ये तो आपका कौन सी नदी है? ये आपकी ब्यास नदी में पड़ती है नहीं। तो सिकंदर जो है क्या था, यानी कि ये चंद्रगुप्त जो है क्या किया, ब्यास नदी पार करके गया, तक्षशिला गया, सिंध क्षेत्र में गया। तो जा करके वहां पे पहले से क्या किया, जैसे नदी किनारे पहुंचे वहां भी सेनाएं एक दो ऐसे पहरा दे रहे थे रात के समय में। वहां पहुंचते ही पहले एक सैनिक को मार करके उसको नदी में फेंक दिया और उसका ड्रेस खुद पहन करके इसकी सेना के अंदर एंट्री कर दिया। और जैसे सेना के अंदर एंट्री कर गया, देखा रात का समय था, खाना पीना सेनाएं अपने बना रहे थे खाने पीने के लिए। तो जो सेनाएं खाना पीना बना रहे थे तो ये भी उसी में शामिल हो गया। तो ये आए जो चंद्रगुप्त था ना, ये आयुर्वेदिक जहर का ज्ञाता, मतलब इसको आयुर्वेदिक जहर का नाम देना चाहते कि ये जब वहां पे गए जितने भी लोग साथ थे घुल मिल करके खाना पीना बनाने लगा। उसने देखा उधर सब्जी बना है, जैसे उठी गया चला, कोई नहीं है, निकाल करके जा रहे थे भूख रहा जाओ गया। चावल जहाँ पक रहा था वहां पे देखा गया ऐसे चावल चला रहा है, कोई कुछ नहीं देखा, वहां पे ऐसे भूख रहा जाओ। तो ऐसे मतलब कि जहां पे देख रहा था कुछ मतलब पक रहा है, वहां पे जाकर वो भी अपना उसी मिलकर काम कराना शुरू कर देते, तो वही मिला देता जहर, आयुर्वेदिक जहर ऐसा जहर होता था जो मान के चलिए कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद ऐसा रिएक्ट करता था। तो जब मिलाने के बाद क्या किया, और वहां के जितने भी सैनिक थे सबको जमकर खाना पीना खिला करके रात में ये वापस जो है यहाँ से वापस चला गया। और जब चला गया उसके बाद तब इसने अपने गुरुजी को बताया कि देखिए गुरुजी जैसे आपने कहा था मैंने वैसे कर दिया। अगले दिन देखा गया, अगले दिन सिकंदर का जो नौसेनापति था, बताते हैं नौसेना सिकंदर के नौसेनापति का नाम था निर्याकर। क्या नाम था? निर्याकर। और सिकंदर के जो थल सेनापति थे, सिकंदर का जो थल सेनापति उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब इन दोनों सेनाओं से कहा गया, इन दोनों सेनापतियों से कहा गया, सिकंदर ने इन दोनों सेनापतियों को आदेश दिया कि अपनी सेनाओं को लेकर के इस नदी को पार करके भारत पर अटैक करो। इन दोनों लोग जो है अब नदी पार करना है, उसके लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए, शिप चाहिए, नाव। अब नाव ये लोग बना करके जैसे नदी में इनके सैनिक जैसे बैठना शुरू किए, कुछ सैनिक तो वहीं बेहोश हो गए उसी नावे पे, और कुछ सैनिक नाव पे बैठ करके आगे बढ़े उसी नदी में जाकर डूब गए। एक मिनट रुकिए। तो कुछ सैनिक जो है उसी नदियों में जाकर डूब के मर गए। तो इन लोगों को लगा कि यार ये अशुभ घटनाएं क्यों हो रहा है। तो उसमें से कुछ सैनिकों ने कहा महाराज हम लोगों की सेना में कल एक सैनिक ऐसा तस्वीर बता रहा था भारत देवी देवताओं वाली भूमि है, अगर वो बिना बताए आप अटैक करते हैं तो ठीक से अशुभ घटनाएं होंगी। तो सारी सेना डर गई, और जब सारी सेना डर गई तो ये दोनों सेनापति भी डर गए। दोनों सेनापतियों ने कहा ना हम नहीं जाते, मतलब दोनों सेनापतियों भी डर के गए, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हम मर जाएंगे।
तो ये दोनों सेनापति के आगे नहीं बढ़े। सिकंदर ने कहा क्या हुआ सेनापति, क्यों नहीं सेना आगे चले? कह महाराज बहुत अशुभ घटनाएं हो गई वहां पे। सेनाएं कह रही कि बहुत अशुभ घटना हो रही, कुछ सैनिक मर जा रहे हैं, कुछ बेहोश हो जा रहे हैं, कोई जा नहीं रहा आगे, सेनाओं का बल घट चुका है। तो सिकंदर करे कि सिकंदर ने कहा चलिए ठीक है, अगर सेनाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो दूसरा रास्ता निकाला जाए। तो सेनापति ने कहा एक काम करते हैं महाराज, आप अपने कंट्री वापस ईरान इराक मतलब अपनी कंट्री वापस लौट जाइए, जो आपने कंट्री जीता हुआ वहां चले आओ जाए। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो निर्यागत है ये भी चले जाए, ठीक। सेल्यूकस निकेटर यानी कि हम जो है यहीं रुक जाते हैं कुछ समय के लिए, कुछ सैनिकों को लेकर रुक जाते हैं। आप दोनों अपने कंट्री यानी कि सिकंदर रेखोना और निर्यागत से लोग वापस लौट जाओ, अपने कंट्री वापस चले जाइए जहां तक आए, और हम यहीं पे रुक जाते हैं। हम यहीं पे रुकते हैं, हमें कुछ सैनिक की आवश्यकता पड़ेगा तो हम आपसे कहेंगे महाराज हमें कुछ सैनिक चाहिए, आप भेज दीजिएगा वहां से। हम यहाँ पे रहेंगे 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता बाद हम भारत पे अटैक करेंगे, हो सकता है सिचुएशन बदल जाए। तो रेखोना निर्यागत सिकंदर ये सब वापस लौट गए, और ये लोग तो अपने वापस लौट के निर्यागत अभी भी यहाँ पे क्या है, निर्यागत यहाँ पे अभी निर्यागत करे, सेल्यूकस निकेटर अभी भी यहाँ पे क्या है, रुका हुआ है अटैक करने के लिए, अटैक करने के सेंस, ठीक है। अब ये यहाँ के लोग चले गए। अच्छा इसकी जब सिकंदर वापस लौट गया तो सिकंदर की वापस लौटने की सूचना मिला किसको, चाणक्य को मिला। किसको मिला? चाणक्य सिकंदर को वापस लौटने की सूचना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों को मिला। और जब इन दोनों को मिला तो तब चाणक्य का वाह चंद्रगुप्त वाह तुम तो कमाल करते हैं, यही बच्चा है। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज ये तो आपके आशीर्वाद का जो है प्रताप है, मैं कैसे कर पाता हूं, तो आप शिष्य हैं। उसके बाद क्या हुआ कि चाणक्य और चंद्रगुप्त, अब चाणक्य की जितनी अपमान हुआ कहां पे, मगध के पाटलिपुत्र में चाणक्य को जितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी थी, चाणक्य ने अपनी सारी बेइज्जती सारे अपमान को किससे शेयर कर दिया, चंद्रगुप्त से। और जब चंद्रगुप्त से शेयर किया तो चंद्रगुप्त को गुस्सा है, बिहारी था गुस्सा है, उसने कहा महाराज पहले बताए होते तो हम जो है सिकंदर को वापस करने के लिए पहले धानंद को ही मार गिराए। तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त इसीलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताया, नहीं तो तुम पहले धनानंद को ही मारते, और धनानंद को मारने के चक्कर में इसको मार भी ना पाते, तो बहुत बड़ा राजा था, तो अकेले तो कर नहीं कुछ पाते, बड़ा बड़ा सम्राट था, और एक पियक्कड़ राजा ऊपर से ना दिक्कतें कर देता, तो सिकंदर आकर पूरी भारत का कब्जा कर लेता और हम लोग भी मारे जाते। इसीलिए मैंने तुम्हें यह बातें नहीं बताया। अब सिकंदर वापस लौट चुका है। अच्छा इनको ये नहीं पता था सेल्यूकस निकेटर अभी यहीं बैठा है, यहीं बैठा सेल्यूकस निकेटर, इनको ये बात नहीं पता, इनको पता था सिकंदर वापस लौट चुका है। अब हम लोग मिल करके किस पर अटैक करेंगे, अब हम लोग मिल करके पाटलिपुत्र पर अटैक करेंगे। पाटलिपुत्र क्या करेंगे, अटैक, और पाटलिपुत्र पर अटैक करके धनानंद को क्या करेंगे, मार गिराएंगे, उसको पराजित करेंगे, मगध से नंदवंश का पूरा विनाश करेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर के अटैक जल्दी से पाटलिपुत्र पे अटैक कर दिया। जब अटैक किए पाटलिपुत्र में धनानंद की विशाल सेना थी, पकड़ करके कूच दिए किसको, चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य बहुत पीटे। चाणक्य भागते भागते चंद्रगुप्त के साथ भाग गए। ये लोग भागते भागते एक कोई पाटलिपुत्र में एक महिला एक बुढ़िया की कोई झोपड़ी थी, वहां जाकर छुप गए और वहां देख रहे हैं। तो ये अब सेनाएं मुंह खोल रही, सेनाएं मान नहीं रही, ये लोग छुप करके वहां पे ऐसे छुपे बेचारे कैसे जान बचाए। तो वहां पे एक महिला, वहां पे एक वृद्ध औरत, वो अपने बच्चे को गर्म खिचड़ी ला रही थी, और जैसे गर्म खिचड़ी ला रही थी बच्चे सामने रखी, बच्चा उसको क्या किया, खिचड़ी बीचों बीच में अपना फिंगर में डाल दिया, उंगली खिचड़ी ऐसे खींचे तो उसके बीचों बीच में ऐसे उंगली डाल दी, उसकी उंगली जल गया, फिंगर जल गया। तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ बेटे, तो बेटे ने कहा कि माँ मतलब मेरा तो उंगली जल गई। तब उसकी माँ ने कहा कि ये बताओ, चाणक्य और चंद्रगुप्त के जैसे जब तो डायरेक्ट उसके साम्राज्य, उसके राजधानी पर ही अटैक कर दिया तो क्या होता, यही सब। पहले उसने कहा कि पहले देखो खिचड़ी है तो पहले उसके साइड ठंडा करके खाओ, धीरे धीरे ठंडा करके खाओ, तब तुम सारे उसको खाओ, इकट्ठे बीच से खाओगे तो हाथ तुम्हारा उंगली तो जल ही जाएगा। तब चाणक्य वहां खड़ा था, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों थे वहां पे, दोनों देख रहे थे। चाणक्य को तब ये बुद्धि आई, पहले पाटलिपुत्र के जो छोटे-छोटे पाटलिपुत्र के जो इधर जो छोटे-छोटे ऐसे राजा, जो छोटे-छोटे क्या है राजा है, पहले इनको अपने मिलाओ, पहले ये राजाओं को क्या करो अपने में ऐसे मिलाओ। पहले जब इन राजाओं को अपने मिलाओगे तब जाकर छोटे-छोटे राजा जब हमारे मिलेंगे तो उनको लालच, तो धन का लालच, स्त्री
का लालच, ये सब लालच तो साम्राज्य का लालच हो कि हम मगध जीतने का तुमको इतना साम्राज्य दे देंगे, स्त्री तुमको दे देंगे, ये कर देंगे, इतना पैसा इतना धन तुमको दे देंगे, इसका लालच होता है। तो क्या किया कि इसका लालच दे दे करके इसने धन का लालच दिया, तो धन का लालच दे करके इन लोगों ने क्या कि यहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे, जो छोटे छोटे राजा थे सबको क्या किया अपने में मिला दिया, अपने में समाहित कर दिया। और जब छोटे छोटे राजाओं को इनका साथ मिला तो सभी छोटे राजाओं को लेकर के इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र पे अटैक किया। और जैसे पाटलिपुत्र पे अटैक किए, वहां का जो राजा था कौन था, धनानंद था। बहुत ही मतलब उस समय तो बड़ा राजा था ही था, उसके बाद विशाल सेनाएं थी, लेकिन छोटे छोटे राजाओं ने इनको इतना सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, धनानंद के बारे में इतनी खुफिया जानकारी दिया कि ये लोग धनानंद की सेनाओं को पराजित करने में सफल हुए। और धनानंद के महल के अंदर इसकी एक बेटी रहती थी दुर्धसा, धनानंद की पुत्री का नाम था दुर्धसा। तो दुर्धसा जो है एक मतलब इसकी बेटी थी, ये नहीं चाहती थी कि इसका पिता राजा रहे, क्योंकि ये अपने पिता से बहुत बहुत जो है चिढ़ खाते थे, सोचते थे मेरा पिता पियक्कड़ है और यहाँ की जो जनता है ये भी परेशान हो रही मेरे पिता के चक्कर में, सोचते थे मेरा पिता राजा ना रहे, बहुत सही है। तो जो इसके समाज में इसकी बेटी थी दुर्धसा, ये लोग जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों इसके सम्राट इसकी सेनाओं को पराजित करके पाटलिपुत्र राजधानी के महल के अंदर प्रवेश कर गए। और जब अंदर प्रवेश कर गए, अंदर की बेटी थी और जो धनानंद था उसी महल के साम्राज्य मतलब महल के अंदर जाकर छुप कर बैठा था। और उसकी बेटी ने सारे लोग ये जानकर बता दी कि मेरे पिता कहाँ छुप कर बैठे हैं। और चंद्रगुप्त ने धनानंद को पकड़ करके निकाला तलवार और उसी समय उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या? यानी कि चंद्रगुप्त ने धनानंद की तलवार से क्या किया, हत्या कर दी। और जब हत्या किया उसी दिन से मगध की धरती पर नंदवंश का अंत कर दिया गया। और मगध की धरती पर नंदवंश का अंत करके मगध की धरती पर उसी दिन से मौर्य वंश की स्थापना की। किसने स्थापना किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की धरती पर किस वंश की स्थापना की? मगध वंश की। किस वंश? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध की धरती पे मौर्य वंश की स्थापना की। नंदवंश का अंत करके किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश। उसके बाद तब से ये नंदवंश क्या हुआ? नंदवंश यहाँ से आपका नंदवंश का हो गया। और अगला जो आपका वंश आता है कौन सा वंश? मौर्य। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया? मौर्य। नंदवंश का अंत करके इसने मौर्य वंश की स्थापना किया। अच्छा, मौर्य वंश की जब स्थापना किया तो फिर से राजा कौन रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। और जो जिस गुरु से शिक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, इसने अपने गुरु को अपने बगल में ही अपने जैसा इनको सम्मान दिए, इनको पद दिया। गुरु का पद हमेशा ही श्रेष्ठ रहा है। पहले के समय में भी श्रेष्ठ था, आज के भी समय में श्रेष्ठ ही है, हमेशा ही श्रेष्ठ रहा। क्योंकि गुरु क्या होते हैं? ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। और उनके ज्ञान और नॉलेज को लेकर के व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ठीक ना? गुरु के ज्ञान और नॉलेज से ही व्यक्ति को जो है मोक्ष का ही मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, किसी भी इंसान को मोक्ष मिल जाता है। अगर गुरु अच्छा ज्ञानी व्यक्ति यदि उसको मिल जाए, ज्ञान देने वाले, तो उसको मोक्ष भी मिल जाता है। ठीक ना? तो पहले समय में बहुत महान गुरु रहे हैं। एक से गुरु अर्जुन के गुरु देखे, गुरु द्रोणाचार्य थे। और उसके कर्ण के गुरु देखे, गुरु परशुराम भगवान थे। सोचिए ऐसे महान गुरु थे, कितने बलशाली गुरु थे, कितने शक्तिशाली गुरु उस समय थे। तो सोचिए कि उस समय मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य बने। और इन्होंने उस समय इनके जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, ये इनके दरबार के सबसे बड़े आचार्य थे। इनके दरबार में रहने लगे जो है इनको, यानी कि चंद्रगुप्त को एक अच्छे कुटिल राजनीतिक कैसे बनना है, कैसे सोशलिज्म को कैसे देखना है, सारी जानकारी इनको देते थे वहां पे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये अपने गुरु के आदेश को मान करके ही सारे काम किया करते थे। ठीक ना? तो आज को बच्चों नंदवंश कंप्लीट यहाँ पे आपका हुआ। ठीक, कल हम आपको नंदवंश के बाद जो अगला वंश आता है मौर्य वंश आता है, कल हम आपको मौर्य वंश के बारे में कल जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही।